ये कहानी है उस पुल की जिसे बनाने से पहले दुनिया के कई बड़े इंजीनियर्स ने लगभग नामुमकिन काम माना था। सामने था सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट स्ट्रेट, जहां पैसिफिक ओशन का पानी तेज धाराओं और खतरनाक लहरों के साथ एक सक्रिय रास्ते से गुजरता है। लगभग 1 मील चौड़े इस समुद्री रास्ते को पार करना आसान नहीं था। 1920 के दशक में अगर किसी को सैन फ्रांसिस्को से उत्तर की तरफ जाना होता तो उसे अक्सर फेरी का सहारा लेना पड़ता था। घना कोहरा, तेज हवा और समुद्र की खतरनाक धाराएं इस सफर को कभी भी मुश्किल बना सकती थी। लेकिन इसी जगह पर एक ऐसा पुल बनाने का सपना देखा गया जो अपने समय की इंजीनियरिंग की सीमाओं को ही बदल देने वाला था। इस सपने के पीछे सबसे बड़ा नाम था जोसेफ स्ट्रॉस का। वो मानते थे कि गोल्डन गेट पर एक विशाल सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध होने लगा। कुछ लोगों को डर था कि इतना बड़ा पुल तेज हवाओं और समुद्री ताकतों को नहीं झेल पाएगा। यूएस नेवी को भी चिंता थी कि युद्ध की स्थिति में अगर पुल को नुकसान पहुंचा तो सैन फ्रांसिस्को बे में मौजूद जहाजों के लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है। फिर भी स्ट्रॉस ने अपना विचार नहीं छोड़ा। इसी दौरान अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का दौर आया। लाखों लोग बेरोजगार थे और शहरों को ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत थी जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को काम मिल सके। कई वर्षों की प्लानिंग, विरोध और लीगल चैलेंजेस के बाद प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और 5 जनवरी 1933 को गोल्डन गेट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हुआ। पुल बनाना जमीन पर किसी इमारत को बनाने जैसा नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी इसकी फाउंडेशन। उत्तर की तरफ जमीन के पास बेड रॉक तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन दक्षिणी टावर के लिए इंजीनियर्स को समुद्र के अंदर काम करना पड़ा। पानी की सतह से करीब 100 फीट नीचे तेज करंट्स के बीच वर्कर्स को फाउंडेशन तैयार करनी थी। वहां सामान्य कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आसानी से काम नहीं कर सकता था। उन्हें सैन फ्रांसिस्को की तरफ से एक टेम्पररी टिम्बर एक्सेस ट्रेस्टल बनाना पड़ा जो कंस्ट्रक्शन साइट तक वर्कर्स और सामान पहुंचाने का रास्ता देता था। लेकिन पैसिफिक ओशन इतनी आसानी से रास्ता देने वाला नहीं था। घना फॉग अचानक पूरे इलाके को ढक देता था और कुछ ही दूरी पर मौजूद चीजें दिखाई देना बंद हो जाती थी। 1933 में एक फ्राइटर इस टेम्पररी ट्रेस्टल से टकरा गया और उसे भारी नुकसान पहुंचा। इसके करीब 2 महीने बाद एक स्टॉर्म में रिपेयर्ड स्ट्रक्चर का आधे से ज्यादा हिस्सा भी गिर गया। वर्कर्स को फिर से वही काम शुरू करना पड़ा। बाद में तेज स्टॉर्म ने भी इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को समुद्र में बहा दिया। महीनों की मेहनत कुछ घंटों में खत्म हो सकती थी। फिर भी प्रोजेक्ट रुका नहीं। अब इंजीनियर्स के सामने असली समस्या थी समुद्र के अंदर फाउंडेशन बनाना। जिस जगह टावर खड़ा होना था वहां नीचे बेडरॉक सीधा और सपाट नहीं था। वो एक ढलान वाले पहाड़ जैसा था। इसलिए पहले उस चट्टान को काटकर एक मजबूत और सपाट सरफेस बनाना जरूरी था। इसके लिए डाइवर्स को बेहद कठिन कंडीशंस में नीचे भेजा जाता था। वो भारी डाइविंग इक्विपमेंट पहनकर लगभग अंधेरे पानी में उतरते थे। तेज करंट्स और गहरे पानी की वजह से अंडर वाटर काम बेहद मुश्किल था। डाइवर्स को नीचे भेजकर चट्टान में एक्सप्लोसिव्स की मदद से ब्लास्टिंग करनी पड़ती थी ताकि साउथ टावर की फाउंडेशन के लिए जगह तैयार की जा सके। डाइवर्स को चट्टान में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करनी पड़ती थी ताकि फाउंडेशन के लिए सही जगह बनाई जा सके। इसके बाद इंजीनियर्स ने साउथ टावर के आसपास एक विशाल प्रोटेक्टिव कंक्रीट फेंडर बनाया जिसे वर्कर्स मजाक में जाइंट बाथ टब कहते थे। इसके अंदर से लगभग 9.4 मिलियन गैलन समुद्री पानी पंप करके बाहर निकाला गया। इसे इस तरह बनाया गया कि पानी को इसके अंदर से बाहर निकाला जा सके। लाखों गैलन्स समुद्री पानी बाहर निकालने के बाद वर्कर्स को समुद्र के नीचे एक ऐसी ड्राई वर्किंग स्पेस मिली जहां वो फाउंडेशन बना सकते थे। इसके अंदर विशाल मात्रा में कंक्रीट डाला गया और धीरे धीरे समुद्र के नीचे एक मजबूत कंक्रीट बेस तैयार हुआ। यही बेस आगे चलकर पूरे टावर का भार संभालने वाला था। लेकिन फाउंडेशन बनने का मतलब ये नहीं था कि मुश्किल काम खत्म हो गया। असली पुल तो अब शुरू होना था। गोल्डन गेट ब्रिज को बनाने के लिए हजारों टन स्टील की जरूरत थी। अलग अलग स्टील कंपोनेंट्स को शिप्स के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया गया और ब्रिज के स्टील को कोरोशन से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग्स और बाद में नियमित पेंटिंग की व्यवस्था की गई। अब बारी थी उन 2 विशाल टावर्स की जो बाद में गोल्डन गेट ब्रिज की पहचान बनने वाले थे। दोनों टावर्स लगभग 746 फीट ऊंचे होने थे।
उस समय इतनी ऊंचाई पर स्टील स्ट्रक्चर बनाना अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। टावर्स को सॉलिड स्टील ब्लॉक्स से नहीं बनाया गया था। इनके अंदर अलग अलग स्टील सेक्शंस और क्रॉस ब्रेसिंग का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के स्टील फ्रेमवर्क ने टावर्स को मजबूत रखते हुए उन्हें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी, जो तेज हवाओं जैसी फोर्सेस को संभालने में महत्वपूर्ण थी। स्टील सेक्शंस को ऊपर पहुंचाने के लिए स्पेशल क्रेन्स का यूज किया गया। क्रेन भारी स्टील पीसेस को नीचे मौजूद बार्जेस से उठाकर सैकड़ों फीट ऊपर ले जाती थी। एक सेक्शन अपनी जगह पहुंचने के बाद वर्कर्स उसे दूसरे सेक्शंस के साथ जोड़ते थे, लेकिन उस समय आज जैसी मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कई वर्कर्स बहुत ऊंचाई पर नैरो स्टील बीम्स पर चलकर काम करते थे। इन वर्कर्स का एक महत्वपूर्ण काम था स्टील रिवेट्स लगाना। एक वर्कर स्टील रिवेट को फोर्ज में इतना गर्म करता कि वो लगभग लाल चमकने लगता। फिर उसे दूसरे वर्कर की तरफ फेंका जाता, जो उसे पकड़कर तुरंत जॉइंट में डाल देता। फिर उसे हवा में दूसरे वर्कर की तरफ फेंका जाता। दूसरा वर्कर उसे पकड़ता और तुरंत उसे जॉइंट में डाल देता। इसके बाद न्यूमेटिक टूल से रिवेट को दबाकर स्टील प्लांट्स को मजबूती से जोड़ दिया जाता। रिवेट ठंडा होते समय सिकुड़ता था और इससे स्टील सेक्शंस एक दूसरे से बहुत मजबूती से खिंचकर जुड़ जाते थे। सैकड़ों फीट ऊपर काम करते समय सबसे बड़ा खतरा केवल ऊंचाई नहीं था। गोल्डन गेट स्ट्रेट से आने वाली तेज हवाएं वर्कर्स और स्टील दोनों के लिए बड़ी चुनौती थी। उन्हें भारी स्टील प्लेट्स को हवा के बीच नियंत्रित करना पड़ता था। नीचे देखने पर सिर्फ समुद्र दिखाई देता था और कई बार पूरा टावर फॉग के अंदर गायब हो जाता था। धीरे धीरे दोनों टावर्स तैयार हो गए। अब उनके बीच लगभग 4200 फीट का विशाल गैप था। यही वो दूरी थी जिसे सस्पेंशन ब्रिज के मुख्य केबल्स को पार करना था। लेकिन इतना भारी केबल जमीन से उठाकर हवा में रखना संभव नहीं था। इसलिए इंजीनियर्स ने एक शानदार तरीका अपनाया। केबल्स को हवा में ही तैयार किया गया। सबसे पहले एक पतली वायर को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाया गया। फिर उसी वायर के सहारे टेम्पररी कैटवॉक्स बनाए गए, जिन पर वर्कर्स आगे चलकर केबल कंस्ट्रक्शन का काम कर सके। इसके बाद असली इंजीनियरिंग शुरू हुई। एक स्पेशल स्पिनिंग सिस्टम को बार बार ब्रिज के एक किनारे से दूसरे किनारे तक भेजा गया। हर यात्रा में स्टील वायर की एक नई लंबी स्ट्रैंड बिछाई जाती। ये प्रक्रिया दिन रात चलती रही। एक मेन केबल में 27,572 इंडिविजुअल स्टील वायर्स शामिल थीं, जिन्हें एक साथ कॉम्पैक्ट करके विशाल केबल बनाया गया। हर वायर का टेंशन सही होना जरूरी था। अगर कुछ वायर्स ढीली रहती या उनका टेंशन अलग होता तो पूरे केबल पर अनइवन लोड पड़ सकता था। इसलिए वर्कर्स को हर स्ट्रैंड को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता था। कई महीनों तक ये प्रोसेस चलती रही और आखिरकार दोनों मैसिव मेन केबल्स तैयार हुए। अब इन केबल्स को एक कॉम्पैक्ट और मजबूत शेप में दबाया गया। स्पेशल हाइड्रोलिक प्रेसेस ने हजारों इंडिविजुअल वायर्स को एक साथ कॉम्पैक्ट करके लगभग 36 इंचेस यानी करीब 3 फीट डायमीटर वाले विशाल केबल्स में बदल दिया। इसके बाद केबल्स को वायर रैपिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग से सुरक्षित किया गया, ताकि नमी और कोरोशन से उसका बचाव हो सके। ये केबल्स ही पूरे ब्रिज का मुख्य सपोर्ट बनने वाले थे, लेकिन रोड को इन केबल से सीधे नहीं लटकाया जा सकता था। इसलिए मेन केबल्स पर निश्चित दूरी पर केबल बैंड्स लगाए गए। इन बैंड्स से वर्टिकल सस्पेंडर रोप्स नीचे की ओर लटकाई गई। फिर इन्हीं सस्पेंडर्स के सहारे ब्रिज का विशाल रोडवे सेक्शन नीचे लगाया गया। रोडवे के स्टील सेक्शंस को धीरे धीरे इंस्टॉल किया गया और कंस्ट्रक्शन के दौरान स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले लोड्स को केयरफुली कंट्रोल किया गया। अगर ब्रिज के एक हिस्से पर अचानक बहुत ज्यादा वेट डाल दिया जाता तो टावर्स पर फोर्स पड़ सकता था। इसलिए स्टील फ्लोर सेक्शंस को धीरे धीरे लगाया गया और दोनों दिशाओं में बैलेंस बनाए रखा गया। ब्रिज के नीचे एक विशाल स्टिफनिंग ट्रस भी लगाया गया। इसका काम सिर्फ रोड को सपोर्ट करना नहीं था, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम हवा के कारण ब्रिज में होने वाली मूवमेंट को कंट्रोल करना था। सस्पेंशन ब्रिज हवा में थोड़ा मूव कर सकता है, इसलिए अगर वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ट्विस्ट करने लगे तो स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस स्टिफनिंग सिस्टम ने ब्रिज को ज्यादा स्टेबल बनाया। आखिरकार दोनों साइड्स के स्टील रोडवे सेक्शंस एक दूसरे के करीब पहुंचने लगे। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब बीच में बचा हुआ अंतिम गैप भी बंद कर दिया गया। अब पहली बार गोल्डन गेट स्ट्रेट के ऊपर एक विशाल स्टील स्ट्रक्चर पूरी तरह जुड़ चुका था। बाद में रोडवे पर कंक्रीट सरफेस तैयार किया गया और ब्रिज को उसकी फाइनल शेप दी गई। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, ब्रिज का रंग।
शुरुआत में स्टील पर लगाया गया रेड ऑरेंज प्राइमर ही दिखाई दे रहा था। यूएस नेवी की तरफ से ब्रिज पर ब्लैक एंड येलो स्ट्राइप्स जैसे हाई विजिबिलिटी कलर्स का सुझाव दिया गया था, लेकिन आर्किटेक्ट इरविंग मोरो इंटरनेशनल ऑरेंज कलर के पक्ष में थे। उन्होंने महसूस किया कि ये रंग फॉग के बीच भी ब्रिज को साफ दिखाई देता है और आसपास के ब्लू ओशन और स्काई के साथ भी शानदार दिखता है। यही वजह थी कि ब्रिज को आखिरकार इंटरनेशनल ऑरेंज रंग दिया गया, जो आज उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं थी, ये वर्कर्स की सेफ्टी की भी कहानी थी। 1930 के दशक में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऊंचाई पर काम करना बेहद खतरनाक था। स्ट्रॉस इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में वर्कर्स की मौत होना सामान्य बात है। उन्होंने हेलमेट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट और वर्किंग रूल्स पर जोर दिया। वर्कर्स को केयरलेस तरीके से काम करने पर हटाया भी जाता था। सबसे खास कदम था एक विशाल सेफ्टी नेट लगाना। ये नेट ब्रिज के नीचे लगाया गया था ताकि अगर कोई वर्कर स्टील से गिर जाए तो वो सीधे समुद्र में ना गिरे। इस सेफ्टी नेट ने वास्तव में कई जानें बचाईं। कुछ वर्कर्स गिरने के बाद इसी नेट में सुरक्षित बच गए। बाद में इन सर्वाइवर्स ने खुद को हाफ वे टू हेल क्लब कहा। लगभग 4 वर्षों की मेहनत के बाद गोल्डन गेट ब्रिज आखिरकार तैयार हुआ। इसके निर्माण में हजारों वर्कर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और टेक्नीशियंस ने हिस्सा लिया। उन्होंने तेज समुद्री करंट्स, फॉग, स्टॉर्म्स, ऊंचाई और भारी स्टील के बीच काम किया। मई 1937 में गोल्डन गेट ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया। 27 मई को पेडेस्ट्रियंस के लिए इसकी ओपनिंग हुई और 28 मई को ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के लिए इसे ऑफिशियली खोल दिया गया। इसके साथ ही ये सिर्फ सैन फ्रांसिस्को को उत्तर की तरफ जोड़ने वाला पुल नहीं रहा, बल्कि उस दौर के इंजीनियरिंग क्षमता का एक शानदार एग्जाम्पल बन गया। आज जब कोई गोल्डन गेट ब्रिज को दूर से देखता है तो उसे एक सुंदर ऑरेंज कलर्ड ब्रिज दिखाई देता है जो समुद्र के ऊपर शांत खड़ा है। लेकिन इस शांत दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर के पीछे 4 साल की ऐसी कंस्ट्रक्शन स्टोरी छिपी है जिसमें समुद्र के नीचे फाउंडेशन से लेकर सैकड़ों फीट ऊपर स्टील लगाने तक हर कदम अपने काम में एक बड़ी चुनौती था। उस समय इंजीनियर्स के पास आज जैसी कंप्यूटर सिमुलेशंस, एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स या मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर भी उन्होंने ऐसा ब्रिज बनाया जो आज भी दुनिया के सबसे फेमस सस्पेंशन ब्रिजेस में गिना जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज हमें ये दिखाता है कि कभी कभी सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का जवाब सिर्फ ज्यादा ताकत में नहीं, बल्कि सही डिजाइन, सही प्लानिंग और हजारों लोगों की लगातार मेहनत में छिपा होता है। समुद्र ने इस प्रोजेक्ट को बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार इंसानों ने उसी समुद्र के ऊपर एक ऐसा रास्ता बना दिया जिसे कभी लगभग असंभव माना गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।